Hello guys, welcome to this beautiful session where we are discussing future of wedding photographers and videographers after this pandemic. दोस्तों, पैंडेमिक में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारी जिंदगियां बदली है। ओके, उसमें से एक छोटा टॉपिक, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शादी करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो सभी के जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरी जिंदगी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले कुछ दिनों में मेरी भी शादी होने वाली है, लेकिन ये जो शादी थी मेरी, ये पैंडेमिक की वजह से पोस्टपोन्ड हो गई। इसमें अगर आप देखोगे, बिजनेसेस चेंज हुए हैं और खासकर वेडिंग्स का इतना बड़ा बिजनेस, उसमें कितने सारे चेंजेस है। तो आज हम इन टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं। जो आज का मेन टॉपिक है, फ्यूचर ऑफ वेडिंग फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स आफ्टर दिस पैंडेमिक। दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है, इसके लिए हमारे जो गेस्ट हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर के गणेश सर एंड मिस्टर सचिन भोर सर, आज मैं इनको स्वागत करता हूं इस वंडरफुल टॉपिक में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं फ्यूचर ऑफ wedding photographers and videographers after this pandemic. The first guest tonight is none other than Mr. K. Ganesh sir, Ganesh Katkojua, director and founder of K. Ganesh Academy in Nagpur. He started his journey in 2002. दोस्तों, नागपुर में अगर मेरा कभी मैं जरा जर्नी अगर अपनी बताऊं, अगर मेरे बारे में कभी बुक लिखी जाए कि सर आपने कैसे स्टार्ट किया होगा वन डे ट्रेनिंग, जैसे मेरा वन डे ट्रेनिंग एडवांस फेसबुक मार्केटिंग का वो वीडियो जो है दुनिया में अभी पहले नंबर पे आता है, लेकिन उसकी शुरुआत, उसका बीज जो बोया गया था, वो गणेश एल्बम, गणेश सर के हाथों से ही बोया गया था। ऐसा मैं बताने में बहुत खुशी महसूस करूंगा, क्योंकि गणेश सर ने ही मुझे ये बोला था, क्या सर आप एक दिन में पढ़ा सकते हो क्या डिजिटल मार्केटिंग। मैंने फिर उसके स्टार्ट किया एंड आई स्टार्टेड वन डे ट्रेनिंग एंड नागपुर में वो वन डे ट्रेनिंग एक बहुत अच्छा रिस्पांस लेके मुझे आया और मेरी जर्नी में एक शिफ्ट आया, एक टर्न आया थ्रू के गणेश सर। आज हमारे जो गेस्ट ऑफ टुडेज सेशन है मिस्टर के गणेश सर, आज हमें वेडिंग फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स के बारे में बताने वाले हैं। Second guest tonight is none other than Mr. Sachin Bhor sir from Pune, founder of Respect Foundation, wedding photographers, director of Vivaha Photos। ये पुणे से एक बहुत ही अच्छा बिजनेस रन करते हैं एंड रिस्पेक्ट फाउंडेशन के फाउंडर है। इसके बारे में बहुत डिटेल में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। चलिए वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट टुनाइट मिस्टर सचिन भोर एंड के गणेश सर। वेलकम टू दिस शो सर। थैंक यू फॉर योर टाइम कि आपने कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सर, वेलकम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। स्टार्ट करते हैं के गणेश सर से। सर एंड सचिन सर, आपको भी वेलकम है। के गणेश सर, हाउ डिड यू स्टार्टेड योर जर्नी, क्योंकि इतना बड़ा जर्नी, क्योंकि वेडिंग फोटोग्राफर्स आज का जो टॉपिक है, लेकिन मैं दोस्तों को बताना चाहूंगा, अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि के गणेश सर ने अपना ये जर्नी जो स्टार्ट किया था नागपुर से, जिसके थ्रू रिस्पेक्ट फाउंडेशन, देन उसके बाद बहुत सारे अदर चेंजेस भी हुए, मेरे लाइफ में चेंजेस हुए, तो ये स्टार्ट कैसे हुआ सर? राइट। जी एक्सीडेंटली मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ सर। मैं एज अ कंप्यूटर फैकल्टी था और मैं फोटोशॉप में कुछ ट्रेनिंग लेने के बाद फोटोशॉप पे हम लोग ट्रेनिंग देते थे, पर एक्सीडेंटली मैं फोटोग्राफर बन गया और वेडिंग में भी मैंने फोटोग्राफी किया है। और उसके बाद वेडिंग इंडस्ट्री में मैं बहुत सुंदर भी काम कर रहा था, साथ में फोटो एडिटिंग का भी काम करता था, बट मैं वहां पर समाधानी नहीं था। मैं यवतमाल जिले पाटनपुरी का एक छोटा सा गांव है, वो गांव इतना छोटा है कि उस गांव में बस स्टैंड भी नहीं है। तो उस गांव में के कारण मैं जहां तक था, मतलब अंधों में काना राजा था मैं, बट मैं आगे बढ़ने के बारे में मैंने सोचा और सोचा कि अब मुझे सीखने की और भी ज्यादा जरूरत है। इस वजह से मैंने माइग्रेशन किया मुंबई में, और मुंबई में मैंने एक टॉप क्लास सॉफ्टवेयर कंपनी है
जो कि वेडिंग फोटोग्राफर से रिलेटेड है, दैट इज मोनार्क इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। आप जो करिश्मा एल्बम्स सुनते हैं, करिश्मा एल्बम्स जो आज भी एक ब्रांड नेम है, करिश्मा एल्बम्स, उस कंपनी में मैंने एज अ डिजाइनर, एज अ ट्रेनर वहां पर मैं अपॉइंट हुआ, और वहां पर मैंने बहुत ज्यादा अपने लाइफ में मेरे टर्न देखा, और वहां से बहुत कुछ सीखा कि इस इंडस्ट्री की वैल्यू क्या है। इस इंडस्ट्री को, जब तक मैं गांव में था तब तक मुझे मालूम ही नहीं था, मुझे लगता था सिर्फ शादी में फोटो निकालना, 15-20 हजार रुपए लेना, बट एक्चुअली वेडिंग क्या है, और वेडिंग में कितना सुपर्ब अपॉर्चुनिटी सभी को है, और कितने नए लोगों को करियर बना सकने की अपॉर्चुनिटी वहां पर है, वो वहां पर मैंने देखा। और उनका भी ट्रेनिंग मुझे बहुत कुछ खास रहा है। उस वजह से पूरी इंडस्ट्री में देखा गया कि बड़े अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स, जो बड़े बड़े फोटोग्राफर्स हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई, लैब ओनर से मेरी मुलाकात हुई। तो उसके बाद धीरे धीरे मैं वहां पर अच्छी तरह से काम करने लगा, और मुझे नागपुर हेडक्वार्टर अपॉइंट किया गया। तो जो कि हाँ, तो वो मेरे गांव से लगभग नजदीक है, इस वजह से मुझे खुशी खुशी नागपुर में शिफ्ट होना बहुत पसंद आया। और मैं उसके बाद ऑल ओवर इंडिया में करिश्मा सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देने लगा। बीच में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि मुझे वो जॉब को रिजाइन करना पड़ा मेरे फादर की तबीयत के कारण, और गणेश एल्बम्स मैंने स्टार्ट किया। और एक छोटी सी दुकान थी जहां पर 2 ही लोग बैठ पाते थे, और सीधी तरह से खड़े भी नहीं हो पाते थे। वहां से मैंने स्टार्ट किया मेरा जर्नी, और आज गणेश एल्बम्स एकेडमी ऑफ फोटोग्राफी प्राइवेट लिमिटेड मेरा कंपनी है। तो इस दौरान मैंने रोज सीखा है, और मैं सीखने में बहुत बिलीव रखता हूँ। और मैं आज जो भी कुछ हूँ सर, अभी तो आपको मालूम है मैं आपके पास भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर ही रहा हूँ एट प्रेजेंट। तो मैं कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता हूँ आप जैसे मेंटोर्स को चुनने में। और जैसे सचिन सर मेरे मेंटोर हैं, आप मेरे मेंटोर हैं, आप लोगों से ही सीखते सीखते मैंने सिखाना भी शुरू किया। तो पहले एक स्टूडेंट को सिखाता था, फिर 2 हुए, फिर 2 से 3। तो मैंने सोचा कि अब इसे एक बड़ा रूप दिया जाए, और ताकि जो ग्रामीण भाग में लोग होते हैं जो बिना ट्रेनिंग के बिजनेस में आ जाते हैं, और उनको जो भी दिक्कतें आती हैं, तो क्यों ना हम उनकी मदद की जाए, और इस खूबसूरत इंडस्ट्री को और भी ज्यादा पावरफुल और ज्यादा रिस्पेक्टफुल बनाने के लिए मैं सिखाने में रुचि रखने लगा। मैंने एकेडमी स्टार्ट किया, के गणेश एकेडमी। आज पूरे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर मैंने लगभग 250 से भी ज्यादा वर्कशॉप्स ऑल ओवर इंडिया में दे चुका हूँ, और मैं बहुत समाधानी हूँ कि इस इंडस्ट्री को अगर मैं कुछ दे पा रहा हूँ तो वो मेरे लिए बहुत सौभाग्य है। उसके बाद मेरे कुछ दिनों के बाद मेरी किस्मत खुली, और सचिन भोर जी से मेरी मुलाकात हुई, और उनके एक फेसबुक पोस्ट के द्वारा एक अभियान तैयार हुआ पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में। और भारतवर्ष का ऐसा आज एक स्टेट नहीं होगा जहां पर रिस्पेक्ट फाउंडेशन काम नहीं करता है, रिस्पेक्ट फाउंडेशन पहुंचा नहीं है। एक बहुत खूबसूरत सोच के साथ हम दोनों साथ में आए। हमारी पूरी कोर टीम है जिसमें 15 लोग हम लोग हैं, और कई लोग इसमें जुड़ते गए, काफिला बढ़ता गया। और आज एक, क्योंकि सोच बहुत खूबसूरत है, सोच ये है कि वेडिंग फोटोग्राफी में रिस्पेक्ट लाया जाए, और वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के थ्रू आ सकता है। क्योंकि रिस्पेक्ट अगर आपको चाहिए तो आपको सामने से उस टाइप का बिहेव, आपका एटीट्यूड, उस टाइप का नॉलेज आपके पास बहुत ज्यादा होना जरूरी है। तभी तो आपको लोग सामने से रिस्पॉन्स करेंगे, तभी तो लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। इस खूबसूरत सोच के साथ सचिन सर के कारवां में मैं जुड़ गया, और उनके मार्गदर्शन में मैं बहुत सीखा हूँ। और मेरी दिल से ऐसी ख्वाहिश है कि एक दिन वो आए जहां पर हम लोग आने वाली पीढ़ी को खूबसूरत तरीके से वेलकम कर सकें। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू, सच अ ग्रेट इंट्रोडक्शन। और मैं सचिन सर को इंट्रोड्यूस करने से पहले ये बताना चाहूंगा, रिस्पेक्ट के वजह से मुझे नांदेड़ में जो इंट्रोडक्शन सर ने करवाया था, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मुझे हमारे थोड़े से ट्रेनिंग के ग्लिम्सेस भी है सर, वो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा। हम तीनों लोग एक फोटो में एक जगह पे है, रिस्पेक्ट फाउंडेशन। रिस्पेक्ट फाउंडेशन में मुझे सर ने इनवाइट किया था एज एन गेस्ट फॉर मार्गदर्शक। सी रिस्पेक्ट। तो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस ट्रॉफी, एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी जो आपने मुझे दिया था। एंड उसके वजह से ही आज मैं जहाँ पे हूँ, बहुत अच्छी जगह पे हूँ, आपके बदौलत, आप दोनों के बदौलत। सो थैंक यू वेरी मच, एंड लेट्स वेलकम
Sachin Bose sir. Sir, how did you started your journey? सब गुड लोग इवनिंग, जानते वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच शीशांत जी, ये बहुत ही खूबसूरत मंच है आज, जहाँ पर हम तीनों साथ हैं फिर एक बार नांदेड़ के बाद। और ये मंच ही है कि जहाँ पे हम लोग जब रिस्पेक्ट की बात करते हैं और वो कारवा बनते जाता है, वो एक खूबसूरत एक मेमोरीज आपने अभी शेयर की। तो बस यही जिंदगी है सर, कि आप जैसे वो पिक्चर दिखा रहे थे, तो और कई फिल्मों में भी बोला जाता है कि पिक्चर अभी बाकी है, तो डेफिनेटली पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पिक्चर के साथ ही जर्नी स्टार्ट हुआ, मेरा फोटोग्राफी में जर्नी स्टार्ट हुआ 1995 से, लेकिन मैं खुद कहता हूँ कि मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ 1981 से, जिस साल मेरा जन्म हुआ 13 मई, क्योंकि उसी साल मेरे पिताजी ने एक बहुत ही छोटे से गांव में फोटोग्राफी करना शुरू किया। मेरे पिताजी ड्राइंग टीचर और उसी के साथ वो वेडिंग फोटोग्राफी करने लगे 1981 में। और जो उन्होंने सुदर्शन फोटोज नाम से उनका करियर स्टार्ट किया, और धीरे धीरे फिर मैं 1995 से जुड़ गया, जो कि 7th स्टैंडर्ड का छुट्टियों में मैंने अकेले ने वेडिंग शूट करना स्टार्ट किया, जो कि मैं पिताजी के साथ साइकिल पे भी गया हूँ वेडिंग्स करने के लिए। फिर बाद में उनके साथ में जाता था और वो खाना खाने के फोटो मुझे निकालने के लिए एक चांस देते थे, क्योंकि उस वक्त रोल थे, एसएलआर कैमरास थे, तो रोल का कैमरा होने के वजह से थोड़ा सा एक्सपेंसेस और वो सब चेक करना होता था कि एक फोटो भी फेल ना जाए। और वो ट्रेनिंग भी अलग अलग था उनका, एक अलग ही कारागिरी थी उसमें, एक मतलब अलग ही आर्ट था वो। तो वो मुझे एक्चुअली एक बहुत ही खूबसूरत वो टाइम लगता है कि जहाँ पर उनके साथ जाना, वो उस वक्त खेतों में वेडिंग्स होते थे, छोटे गांव से ही थे हम लोग, है ऑलरेडी। तो वहां से छोटे छोटे वेडिंग्स करते करते फिर 7th के बाद जब मैं 8th में गया, तो तब से मैं एक्चुअली एक वेडिंग फोटोग्राफर के तौर पे मेरा काम करने लगा। एक्चुअली मेरे लिए काम था ही नहीं कभी, बहुत एंजॉय करता था मैं, और कब वो शादी में जाऊँ, फोटो क्लिक करूँ, और जब वो 8-10 दिन लगते थे प्रिंट होके आने के लिए, तब तक वो क्यूरियोसिटी बढ़ती थी कि क्या क्या किया है, मजा किया है, क्या आउटपुट मिला है, और बहुत बहुत खुशी मिलती आई है। तो इतना खुशी देने वाला ये प्रोफेशन, जिसमें मेरे पिताजी के भी कुछ ऐसे हादसे थे उस वक्त, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स थे कि जहाँ पे तब से शायद वो इम्प्रेशन या कुछ पॉइंट्स दिमाग में गए कि वेडिंग फोटोग्राफर को शायद रिस्पेक्ट खुद करना चाहिए, और खुद का खुद करेंगे अपने प्रोफेशन का, तो शायद लोग भी हमें रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन कई बार ऐसे हादसे देखे जहाँ पे वेडिंग फोटोग्राफर्स को थोड़ा एक अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है, या फिर एक जनरली वो बात करना उतना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि कैटेगरी वाइज जो आज तक वो होते आया है, वही शायद वेडिंग फोटोग्राफर्स के बारे में भी थोड़ा होते हुए दिखा। कहीं तो वो वेडिंग फोटोग्राफर, अगर मैं वेडिंग फोटोग्राफी कर रहा हूँ तो थोड़ा सा एक नीचापन या थोड़ा सा नीचे देखने लगे लोग, या अभी भी देख रहे हैं कुछ, तो उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा मन में वो एक ऐसे कई सारे सवाल मुझे लगे। मैंने खुद से बात की, क्योंकि मेरा एजुकेशन बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स हुआ है, और मैं खुद पहले डिप्लोमा किया, आर्ट टीचर डिप्लोमा, उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स किया औरंगाबाद यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट औरंगाबाद कॉलेज। उसके बाद मैंने मुंबई में एनिमेशन इंडस्ट्री में भी काम किया, उसके बाद मैंने फिल्म इंडस्ट्री में भी आर्ट डायरेक्टर, असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर के तौर पे काम किया। अब इतना एजुकेशन लेने के बाद मैं 2011 में पुणे में शिफ्ट हुआ मुंबई से, और तब हमने विवाह फोटोज, ये स्पेशली वेडिंग फोटोग्राफी का ब्रांड शुरू किया। उस दौरान ब्रांड्स नहीं थे ज्यादातर, और महाराष्ट्रियन ब्रांड तो लगभग थे ही नहीं, क्योंकि जनरल हम लोग ट्रेडिशनल टाइटल से ही उस वक्त फोटो स्टूडियो के नाम से ही करते थे, लेकिन स्पेशली वेडिंग फोटोग्राफी का ब्रांड, वहां से बहुत सारे चेंजेस आए। लेकिन एक बात मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ देने लगी, क्योंकि मैं मुंबई में 5 साल जब था इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, और तब मैं जब मेरे गांव जाता था, तो एक फिल्म इंडस्ट्री में है या फिर कमर्शियल आर्टिस्ट है, तो एक अलग सोच थी लोगों की देखने की तरफ। जब मैं पुणे में आया, फिर से वेडिंग फोटोग्राफी करने लगा, तो थोड़ा सा सोच मुझे चेंज होते हुए दिखा, ट्रीटमेंट्स भी चेंज होते हुए दिखी। और ऐसे ही वेडिंग्स कई बार करते समय मैं खुद से बात करता था कि मैंने गलती तो नहीं की शायद, कि इतना मेरा प्रोफेशन, इतना एजुकेशन प्रॉपर होने के बावजूद जब मैं वेडिंग करने लगा, वेडिंग फोटोग्राफी, तो थोड़ा ट्रीटमेंट लोगों का चेंज हो रहा है। तो ऐसा ही एक
एक हादसा ऐसे हुआ कि मेरे एक रिलेटिव्स के वेडिंग में मैं और मेरा टीम 2 साल पहले की बात है, ढाई 3 साल हो गए। उस वक्त की बात है कि जब हम लोग बहुत प्रोफेशनल एक शूट कर रहे थे और उस दौरान उस वेडिंग में मेरे खुद के क्लोज रिलेशन में ऐसा मुझे एक्सपीरियंस आया कि रॉयल वेडिंग था, लगभग 15 से 20 हजार लोग आए हुए थे वेडिंग में, इतना बड़ा वेडिंग था, बिग बजट वेडिंग था। और उस वेडिंग में शाम का वेडिंग था, उस वेडिंग में एंड में सभी को अप्रिशिएट किया गया, जैसे कि केटरिंग सर्विस, जो डेकोरेटर्स थे उनको, जो फ्लोरिस्ट थे उनको, डीजे सिस्टम था उनको, जो बाउंसर्स थे उनको भी अप्रिशिएट किया गया। और मैं उनके सामने था, एक्चुअली मैं खुद ही वो फोटो क्लिक कर रहा था जब उनको अप्रिशिएट कर रहे थे बुके वगैरह देके। तो उस वक्त मैं एक नाम लेने के बाद मेरे मन में आता था कि अभी मुझे बुलाएंगे कि एक वेडिंग फोटोग्राफर या विवाह फोटोज करके, लेकिन सर ऐसा हुआ नहीं। उस वक्त मेरा जिंदगी का सबसे ज्यादा डिस्टर्ब मैं हुआ वो रात, एक्चुअली जब लोग बोलते कि रात भर नहीं सोया, लेकिन मैं रात भर नहीं सोया। मैं वो इंसिडेंट होने के बाद तुरंत ही मेरे रिलेटिव्स थे वहाँ पे, मेरे एक नजदीक मेरी मौसी जी थी वहाँ पे, वो टीचर है, उससे बात किया मैंने उनसे कि मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ और ऐसा ऐसा हुआ है। तो बोले कि ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, शायद इतना बड़ा वेडिंग है तो शायद वो भूल गए होंगे। तो जनरली वेडिंग फोटोग्राफर को भूल सकते हैं बाकी सब चीजों को, जो कि वेडिंग फोटोग्राफर इतना खूबसूरत कार्य करता है कि वो उस दिन कुछ दिखा नहीं पाता, लेकिन लाइफ टाइम दिखाता है, लाइफ टाइम मेमोरी प्रिजर्व करता है। इतना खूबसूरत कार्य वो करता है, लेकिन उसको भूला जाता है। उस रात में कुछ लिखा, लेकिन रिलेशन में वेडिंग था, इसलिए मैंने दूसरे दिन उचित नहीं समझा कि वो तुरंत मैं एक पोस्ट कर दूं, लेकिन मन में इतना कुछ चल रहा था, मतलब मैं वर्ड्स में बता नहीं सकता। और उस दरमियान मैं 4-5 दिन जाने दिया, उसके बाद मुझे और एक शूट था, तो वहां पर चला गया मैं। स्कूल में एक शूट था, 3 दिन उधर ही रहना था, उधर मुझे थोड़ा रिलैक्स हुआ माइंड। और तुरंत उसके बाद मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट कर दिया कि वेडिंग फोटोग्राफर्स को रिस्पेक्ट मिलना क्यों जरूरी है या क्यों नहीं मिलता। तो उसमें जनरली मेरे जो कुछ सवाल थे जो वेडिंग फोटोग्राफर्स को थे, ना कि समाज को थे, क्योंकि देखिए हमको खुद को शायद कुछ बदलना होगा, और हमारे संस्कार या संस्कृति वही रही है कि मैंने अगर कुछ मैं मार भी बाहर से खा के आया हूँ कुछ बचपन में, अगर मेरी गलती भी नहीं है और फिर भी कुछ तो झगड़ा हो गया और मैंने ही मार खाया है, घर पे आकर अगर मैं बताऊं कि मेरे दोस्त ने मुझे मारा, तो भी मुझे मार खाना पड़ता था कि तूने कुछ तो गलत किया रहेगा, राइट। तो वही संस्कृति को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। मैं उस पर सोच ऐसे रखी कि शायद हमसे कुछ गलतियां होती रहेगी, पहले उसको सुधारेंगे और फिर हम समाज से उम्मीद करेंगे कि रिस्पेक्ट जरूरी है। देखिए रिस्पेक्ट भीख नहीं मांग सकते, रिस्पेक्ट तो कमाना पड़ता है, रिस्पेक्टफुल बनना पड़ेगा हमें। हम अगर रिस्पेक्ट मांगते बैठेंगे तो डेफिनेटली वो तो मतलब लॉजिकली सोचेंगे, इमोशनली भी सोचेंगे, तो वो तो किसी को भी वो एग्री नहीं है कोई कि आप रिस्पेक्ट मांग रहे हैं। तो मैं ये सेशन से ये बताना चाहूंगा कि हम कहीं पर भी रिस्पेक्ट मांग नहीं रहे, हम तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने की बात कर रहे हैं, हम रिस्पेक्ट कमाने की बात कर रहे हैं। वेडिंग फोटोग्राफर्स पहले खुद को रिस्पेक्ट दे, अपने प्रोफेशन में बाकी जो है उनको रिस्पेक्ट दे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे, समाज हमें अपने आप ही रिस्पेक्ट देगा। सो यही एक जर्नी रहा है रिस्पेक्ट अभियान का। और बाद में के गणेश सर जुड़े, आप जैसे मेंटोर जुड़े, और हम लोग ये कार्य आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कोर टीम है, ये बहुत ही खूबसूरत फॉर्मेट बनकर अभी मुझे बताते समय पहली बार मैं ऑनलाइन एक स्टेज पर ये बता रहा हूँ कि अभी रिस्पेक्ट फाउंडेशन ऑफ वेडिंग फोटोग्राफर्स, ये रजिस्टर एक फाउंडेशन हो चुका है, और उसी अकॉर्डिंग अभी हम लोग काम कर रहे हैं। यस सर, प्लीज। Wow, sir, such a great journey, both of you. और इस सेशन को स्टार्ट करने का जो पहला क्वेश्चन है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी शादी जो थी वो अप्रैल में होने वाली थी। अप्रैल में होने वाली थी, पैंडेमिक आया एकदम से, जैसे वो बोलते नहीं क्या, वो हाथ को आया मुंह न लगे, वो बोलते नहीं क्या वो लड्डू यहाँ तक था, यहाँ तक था, अच्छी किसी ने
सो एकदम से वो अप्रैल से लेके डायरेक्टली गो टू नवंबर पैंडेमिक की वजह से। सो ये तो मेरे साथ हुआ है, दूसरे लोगों के साथ भी हुआ होगा। सो मैं ये पूछना चाहूंगा कि पहले जो वेडिंग्स होती थी, पहले बिफोर दिस पैंडेमिक एंड आफ्टर दिस पैंडेमिक, आपको क्या चेंजेस दिखे हैं इन दिस पैंडेमिक? ओके ओके, पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि चलो अप्रैल में नहीं, नवंबर में आपका शादी हो रहा है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत ही खुशी की बात है। और चलिए, ये जो एक्सपीरियंस है ना शीशांत जी, कि पैंडेमिक वाला एक्सपीरियंस ना, अपने जनरेशन तो बहुत छोटा है, उससे पहले भी कुछ जनरेशन ने एक्सपीरियंस नहीं लिया था। ये एक वर्ल्ड वाइड एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक याद किया जाएगा। और आप भी याद करोगे कि शादी का डेट ऐसा हुआ था, राइट? पैंडेमिक और आफ्टर पैंडेमिक। देखिए, जैसे वेडिंग फोटोग्राफर्स पे डेफिनेटली बहुत बड़ा असर रहा इसका, क्योंकि मार्च में स्टार्ट हुआ, जबकि मार्च अप्रैल मई जून तक हमारे पास वेडिंग्स बुक थी, और सीजन स्टार्ट होने वाला था। कई सारी इन्वेस्टमेंट्स होती है, जनरली प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स या फोटोग्राफर्स, वेडिंग फोटोग्राफर्स सीजन से पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैमरास, लेंसेस, इक्विपमेंट, और जो साल भर का एक प्लानिंग होता है वो सब ये 3 महीने पे तो बहुत डिपेंड करता है, राइट? और ये जो जितना ये जो हुआ पैंडेमिक सिचुएशन, उससे बेसिकली कई दिन तो मतलब जो इन्वेस्टमेंट्स करके रखा था, लोन्स लोगों ने लेके रखे फोटोग्राफर्स ने, तो बहुत डेफिनेटली तकलीफें हुई है कि जहाँ पे वो मैनेज करना, और मेंटली सब डिस्टर्ब थे, क्योंकि अचानक से काम बंद होना, जो कि कंटिन्यूअस काम करने की आदत भी होती है, और डेफिनेटली पैसा जब आता है तो वो चैन कंटिन्यू होता है, सब कुछ रुक गया, और जो था प्रेशर भी बढ़ गया, लोन भी देना है, तो एक एनर्जी था जो क्रिएटिव एनर्जी भी था, जहाँ पे इस सीजन कुछ धमाल करना है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स थी, वो सब थोड़ा सा लॉस लोगों को लगने लगा, और 6 महीना काम बंद, उसके बाद ये सब शुरू हुआ। थोड़ा सा शायद मैं 2 मिनट लूंगा यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लग रहा है ये, फिर गणेश सर भी बताएंगे। देखिए सर, शादी होता है, वो पैंडेमिक से पहले रहे या बाद में रहे, उसका महत्व मुझे नहीं लगता है कि कम होता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है ना सर, वो लड़का रहे या लड़की रहे तो ज्यादा सपने अलग देखे जाते हैं, और उसके प्रिपरेशंस भी, लड़की जब जन्म लेती है उसके बर्थ टाइम से लेके स्टार्ट होती है, 20-25 साल उसका सब प्रिपरेशन चलता है। हम डेफिनेटली ऐसा नहीं मानना चाहिए कि कोरोना की वजह से कुछ वो उस पर असर होना चाहिए या हो गया। हाँ, जो इंस्ट्रक्शंस है, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने ही चाहिए, वो अपने लिए, अपने भले के लिए है। लेकिन अगर 500 लोगों का वेडिंग 50 लोगों में अगर हो रहा है, तो शादी का महत्व कम नहीं हो रहा है। हाँ, बाकी सब चीजें कम हो गई, जो एंजॉयमेंट था शायद उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन वो जो कपल है, बेसिकली वेडिंग कपल है, या जो मेन फैमिलीज है दोनों, उनके मन की भावनाएं कैसी कम हो सकती है? मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने उनकी मन की भावनाएं वही रखनी चाहिए, क्योंकि वो बार बार नहीं होगा सर, ये लाइफ टाइम रहेगा जो भी है। फोटोग्राफर्स के बारे में एक सोच रखने लगे लोग कि भाई छोटा शादी हो रहा है, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई छोटा बड़ा शादी नहीं होता है। जब शादी होता है, उसकी मेमोरीज होती है। हाँ, यहाँ पे 500 लोगों के लिए जितना टीम लगेगा, 50 लोगों के लिए टीम कम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक मेन असर क्या हुआ सर हमारा, कि 6 महीना काम बंद था ऑलरेडी, और जब काम थोड़ा सा मिलने लगा, तो वहां पे लोगों की एक्सपेक्टेशंस हो गई कि भाई छोटा शादी है तो 1 लाख का बजट 20-25 हजार में हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक अलग दुगना लॉस फोटोग्राफर्स को सहना पड़ रहा है। और मैं कई सारे फोटोग्राफर्स को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी वहां पे खुद का वैल्यू खुद रखिए, क्योंकि आप अगर उतने वैल्यू का उसी टाइप का काम करोगे, तो ऐसा कभी होगा क्या कि 50 लोग आए इसलिए आपके फोटो बहुत एकदम रेगुलर टाइप ऑफ आपने क्लिक कर दिए, वो प्रॉपर मोमेंट्स कैप्चर नहीं की। मोमेंट्स तो मोमेंट्स होती है, उसको प्रिजर्व करना अपनी कला है, तो उस कला पे तो कोई असर नहीं होगा। तो टीम कम करके अपना पैकेज छोटा कर दे, ना कि 1 लाख रुपए वाली जो पैकेज है वो 30 हजार में दे। अदरवाइज अपना इंडस्ट्री कई साल और पीछे जाएगा, और ये पूरा कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगा। सर, मेरा जर्नी खुद मुझे मालूम है कि 20 हजार से लेके 1 लाख रुपए तक का 10 साल लगा है एक स्टेप जाने में। तो अगर मैं 10 साल पीछे चला जाऊं, तो ये तो एक जनरेशन चला जाएगा इसमें। और शादी में जहाँ पे कपल को जो एंजॉय करना है, या फिर जहाँ पे एक्सपेंसेस कुछ बढ़ गए,
मैं तो ये कहूंगा कि सेविंग्स ज्यादा हो रही है, मेमोरीज को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जहाँ पे हम कपड़ा खरीदते हैं तो दूसरे दिन यूज नहीं करते, लेकिन उस दिन के लिए उसका महत्व जैसे है वैसे फोटो का महत्व लाइफ टाइम है सर। यस सर, आप भी एग्री करेंगे इसी पॉइंट पे या फिर? जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बोलना चाह रहा था कि सबसे पहले तो आपको और आपके जो फियांसी है दोनों परिवार को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। थैंक यू क्योंकि आप विवाह संस्कार में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसीलिए आपने डेट बढ़ाया है। अदरवाइज अगर आप सस्ते में निपटाने के चक्कर में होते तो आप बीच में निपटा देते थे। यस और नो? बहुत सारे लोगों ने किया सर वो। हाँ, तो मतलब आप विवाह संस्कार में बिलीव रखते हैं और एक खूबसूरत आपकी एक वेडिंग हो जो लाइफ टाइम यादगार रहे, उसीलिए तो आपने पोस्टपोन किया है ना। ये सर, इतना बड़ा परिवार सर, क्या बताओ आपको, इतना बड़ा परिवार। एग्जैक्टली, क्योंकि कई लोगों के सपने हैं आपकी शादी से, वो उसको जीना चाहते हैं। तो आप में जो निर्णय लिया वो बहुत खूबसूरत है। तो मैं ये सभी फोटोग्राफर्स को मेरी ओर से मेरा पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूँ कि अभी जो भी हम लोग अगर वेडिंग असाइनमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, तो सोच के चलिए कि जिनका भी हम वेडिंग कवर करने वाले हैं वो लोग बहुत ज्यादा उत्साही हैं शादी में, और वो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छा काम चाहते हैं। तो जब पहले के मुकाबले जब काम अच्छा चाहते हैं तो हमें भी उनको पहले के मुकाबले अच्छा काम भी करना है और उसके मुताबिक ही उनको चार्ज भी करना है, क्योंकि आप ज्यादा अच्छा देने की कोशिश में है। तो अगर आप क्लाइंट को ज्यादा अच्छा देंगे तो जो भी आपके असाइनमेंट चार्जेस होते हैं तो उसमें मेहनत आपको और भी करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसका प्लान बजट कीजिए। और अगर कोई क्लाइंट आपको इस बारे में भटकाता है कि वेडिंग छोटा है या लोग कम है, तो उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए एक्चुअली मैं, क्योंकि आप जो काम देने वाले हैं वो उन लोगों के लिए काम देने वाले हैं जिनके सपने बड़े थे और जिन्होंने उस सपनों को पूरा करने के लिए शादी को रोका था। तो शादी को रोका था इन द सेंस वो बहुत अच्छा चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छा चाह रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा देना भी है। क्यों सचिन जी, सही बोल रहा हूँ? बहुत बराबर है सर। और एज एन व्यूअर मैं इसे ये पूछना चाहता था सर, मैं इस इंडस्ट्री में मींस एज एन व्यूअर की तरफ से देखना चाहता हूँ। वेडिंग्स फॉर अब मेरा खर्चा तो थोड़ा कम हो गया, चलिए ठीक है। जहाँ पे मेरा 1000 लोगों का ये था वो मैंने अभी 100 में ला दिया, जहाँ पे 1000 लोग आने वाले थे मेरी शादी में। अब वो अभी आपने शायद सगाई में भी देखे होंगे 500 से ज्यादा लोग आए थे, तो शादी में तो बहुत ज्यादा लोग आएंगे। तो 100 लोग हो गए हैं। फोटोग्राफर्स का वही है बजट। अभी कैसा कोरोना की वजह से सभी के बिजनेस में हुआ है सर, इफेक्ट सभी के हुआ है। सुशांत जी, एक चीज बीच में बोलना चाहूंगा, इंटरप्ट करना चाहूंगा। कभी भी वेडिंग असाइनमेंट जब हम लोग फोटोग्राफर को देते हैं ना, तो अकॉर्डिंग टू द गेस्ट नहीं देते हैं कि भाई 50 लोग आने वाले हैं तो इतने, या 100 लोग आने वाले हैं तो इतने, या 500 आएंगे तो इतने। अकॉर्डिंग टू द लोगों नहीं देते हैं, वो पूरा मोमेंट्स को कवर करने के लिए। आपकी शादी में हल्दी भी होगी, आपकी शादी में बारात भी निकलेगी, आपकी शादी में मंगलाष्टक भी होंगे, आपकी शादी में विदाई भी होगी, विधि भी होगी। कहीं पर भी कोई विधि कम होने वाली नहीं है जिसको हम कवर करने वाले हैं। एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ सर। अभी मुझे डेली इंक्वायरीज होती है, ऑन एन एवरेज 10 से 15 इंक्वायरीज होती है। सबका कहना यही होता है कि अरे छोटा शादी है, आपका बजट तो बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी हम लोगों ने जैसे 20% डिस्काउंट ऑलरेडी कोरोना की वजह से कर दिया है, एक एवरेज सफिशिएंट मुझे लगता था लॉजिकली, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं अलग है, एक्सपेक्टेशन अलग है। तो मुझे बताइए सर, अभी सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई 50 लोगों का शादी है तो इतना ही होना चाहिए, तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि हम टीम कम करेंगे। ठीक है, जहाँ पे हम लोग 2 फोटोग्राफर्स, 1 वीडियोग्राफर, 2 सिनेमाटोग्राफर, ऐसा अगर टीम होता था सपोज, तो 1 सिनेमाटोग्राफर रहेंगे, 1 वीडियोग्राफर रहेंगे, 1 ही फोटोग्राफर रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली बजट कम हो जाएगा। लेकिन नहीं, चाहिए तो सब कुछ चाहिए। और रिचुअल सब कुछ होने वाले सर। अगर आज के दौर में मतलब मैं भी एक आम इंसान ही हूं ना, फोटोग्राफर, एक फोटोग्राफी मेरा प्रोफेशन है, कला है, लेकिन मैं अगर आप मेरे घर में अगर शादी है उसके अकॉर्डिंग मैं सोचने जाऊं, अगर कोई चाहता है कि 50 लोगों का वेडिंग 20,000 में हो या 25,000 में हो, तो अगर 500 लोग हो जाएंगे और उस वक्त हम लोग उसी दरमियान अगर कॉस्टिंग बढ़ाएंगे तो वो एक्सेप्ट करेंगे क्या लोग? तो 25,000 का बजट अगर मैं 2.5 लाख उस समय कर दूं तो भाई 500 लोग है तो 2.5 लाख रुपए लगेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। उसका जो सब रिचुअल्स होने वाला है, सपोज अगर 2 दिन का शादी है तो वो 2 दिन में कर रहे हैं ना। अगर शादी आप 3 to 4 आवर्स में कर रहे हैं
तो जो एंगेजमेंट में हम लोग बजट लेते थे, तो एंगेजमेंट का ऑन एन एवरेज 3 to 4 आवर्स का शेड्यूल रहता था। वो शेड्यूल अगर आप शादी का कर रहे हैं, तो हम क्यों अलग चार्जेस या एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे? हम तो एंगेजमेंट के जैसा ही चार्जेस करेंगे, क्योंकि वहां पे आपको क्या क्या कवर करना है, क्योंकि मेमोरीज उस अकॉर्डिंग। कई बार इंक्वायरी करते समय नहीं, बहुत छोटा सा वेडिंग है, तो बहुत छोटा सा वेडिंग मतलब 2 घंटे का वेडिंग, एवरेज वेडिंग मतलब 4 घंटे का वेडिंग, फुल वेडिंग मतलब 8 से 15 घंटे का वेडिंग, ऐसा जनरली होता है। तो बहुत छोटा वेडिंग अगर 2 घंटे का है, तो 2 घंटे के अकॉर्डिंग छोटा पैकेज बन सकता है। के ऊपर लॉजिकली सोचना चाहिए। हाँ, मेरा पूछने का इसलिए ये क्वेश्चन इसलिए जरूरी था क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मिथ है। सी एज एन फोटोग्राफर्स यू नो ऑल द थिंग्स, बट एज एन एंड यूजर जो इसको थोड़ा मिथ है ना, क्योंकि सराउंडिंग जो है ये उसमें नहीं है। सराउंडिंग में क्या है, कोई चाचा को पूछता है, मामा को पूछता है, कुने कुटे केला होता है, वेडिंग कुटन आणला होता है, वो मराठी में बोलते हैं, और हिंदी में ऐसी कहाँ से तुमने करे थे, तुम्हारा कोई पहचान का है क्या, अरे उसने वो फोटो अच्छी निकाला था उसको बुलाओ। सो मतलब कंपैरिजन करते हैं। मिथ सभी कोरोना की वजह से नहीं, क्या लोगों का मिथ अलग बन चुका है, है ना? तो ये क्वेश्चन पूछना जरूरी था। एंड ऑल्सो इन बिजनेस वेडिंग सर इतना बड़ा क्षेत्र में, वेडिंग के वजह से इतने लोगों के बिजनेसेस होते हैं, जैसे लॉन हो गया, लॉन में एक बिजनेस है, वेडिंग के वजह से होता है। शहनाई वाले, डीजे वालों का तो शायद अभी और मार्च तक का शायद अलाउ नहीं करेंगे वो लोग। देन फोटोग्राफर्स अगेन जो हमारा एक टॉपिक है। सो वेडिंग के वजह से कुछ फ्लक्चुएशन जो अभी आपने बताया, फ्लक्चुएशन तो आए हैं, लेकिन क्या मेजर फ्लक्चुएशन आए हैं वो अगर आप डिस्कस करेंगे तो हमारे व्यूअर्स को और हमारे जितने भी साथी संबंधी है उनको समझ में आएगा। देखिए सर, फ्लक्चुएशंस तो डेफिनेटली आए, ये तो पूरे वर्ल्ड में आए, सिर्फ इंडिया में भी नहीं है, पूरे वर्ल्ड में आए। अगर चर्च में भी शादी हो रहा है तो वहां पर भी 20-25 लोगों में शादी आज हो रहा है। मेरे पास भी उसी टाइप की इंक्वायरीज है। लेकिन एक वेडिंग इंडस्ट्री अगर हम लोग देखें, तो वेडिंग का अगर एक एक पॉइंट देखें, तो घोड़े वाले से लेके पूरा जनरेटर सर्विस और केटरिंग सर्विस, फूड इंडस्ट्री अगर सिर्फ पकड़े वेडिंग की, तो उसके ऊपर फिर डिपेंड अलग अलग है, राइट? क्योंकि वो तो सब लेना है, सब किराना बाजार उठाना है वहां पे, वो इंडस्ट्री पर आगे बढ़ती। तो चेन एक चेन नहीं है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री। अगर डेकोरेशन करे तो फ्लोरिस्ट भी आते हैं उसमें, फ्लोरिस्ट करे तो किसान उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि किसान अगर खेत में फ्लावर्स लगाएंगे तो वो अपने को मिलेंगे, राइट? तो ये सब डिपेंड है कि किसान वहां पे सब कुछ ये करेंगे तो हमें खाना खाने के लिए शादी में खाना पका सकते हैं हम लोग। तो ये क्या सिर्फ वेडिंग इंडस्ट्री को एक अलग तरीके से अगर सिर्फ हम लोग देखें, तो उसके वो पूरा अगर आता है सब कॉमन लोगों में, राइट? असर फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल सबको ही होना पड़ेगा। लेकिन इसका एक जो कई बार सोच थोड़ा सा जो अलग बन गया ना, मैं तो ये कहूंगा कि अभी जिनके घर में वेडिंग्स है तो सेविंग्स बहुत अच्छी हो रही है, कई अच्छे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। जो कपल जो है, वेडिंग कपल जो है, उनके लिए बहुत अच्छे सेविंग्स हो सकते हैं, एक लाइफ टाइम उनको। कई लोग लोन लेकर घर लेते हैं, जैसे पुणे में देख रहे हैं हम लोग कि बाहर से लोग जब आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, जॉब करने के लिए, एक फ्लैट लेते हैं सपोज 50 लाख रुपए का, तो उनको लोन भरना है। अगर अभी एक एवरेज अगर 20 लाख का वेडिंग और वो अगर 5 लाख में हो रहा है, तो 15 लाख आपका सेविंग हो रहा है, तो वो उनको हेल्प हो सकता है, उनको एक सपोर्ट हो सकता है। जो कि वो जो बर्डन में रहेंगे लोन भरते भरते 20 साल, तो उनको सपोर्ट मिलेगा। तो एक लॉजिकली अगर मैं फोटोग्राफर हूँ लेकिन मैं इंसान हूँ, तो मैं उस चीज को मानता हूँ कि चलो फोटोग्राफी का बजट अगर 1 लाख रुपए होता है ना, उसको 50,000 तक ला सकते हैं, टीम छोटा करके, जितना जरूरत है उतना कीजिए, राइट? जहां जहां पे आप कर सकते हैं, तो बाकी चीजों पे नहीं किया जाता है, राइट? ये क्या होता है ना सर, जहाँ पे जिसको कुछ सपोज अब मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम जो जैसे आउटफिट्स है, तो वो डिजाइनर से अभी बनवा के ले रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। एक्चुअली फोटोग्राफी का रिजल्ट भी उससे आता है, राइट? लेकिन वो मेमोरीज, वो जो आउटफिट्स है, वो या वो कॉस्ट्यूम्स है, वो कल तो नहीं पहनेंगे फिर से। अगर दिखाना भी तो फोटो में दिखाएंगे, राइट? डेकोरेशन जो कर रहे हैं वो उस दिन करेंगे, लेकिन लाइफ टाइम फोटो में देखने के लिए मिलेगा। बढ़िया एक खूबसूरती से बनाना जरूरी है, सब एक टीम वर्क है और उसका आउटपुट फोटोग्राफी में होता है। तो मैं तो डेफिनेटली फोटोग्राफर्स के अकॉर्डिंग ही बात करूंगा कि सब कुछ इम्पोर्टेंट है जो उस दिन प्रेजेंट होता है, इसलिए उसका एक वाह होता है। फोटो ऐसा होता है कि उस दिन हम लोग प्रेजेंट नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ वो मोमेंट्स कैप्चर करने में जुड़े रहते हैं, लेकिन बाद में लाइफ टाइम हम आपके साथ में रहते हैं। तो फ्लक्चुएशन आते जाते रहेंगे,
लेकिन आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट कीजिए, हमारा सपोर्ट तो डेफिनेटली लाइफ टाइम है। सर आप भी एग्री करेंगे? ये सुशांत जी, और एक बात बोलना चाहूंगा, जैसा अभी बहुत सारे आपके वेडिंग में खर्चे बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्टेज भी बढ़ाना है, मैं बता रहा हूँ आपको पहले से, जैसे आप नहीं, रीजन ये है कि जैसे आप स्टेज बनाएंगे अभी, तो पहले ऑल ओवर इंडिया से जो लेबर्स वगैरह आते थे काम करने के लिए फर्नीचर का, जो किल मारने के लिए, बोर्ड बनाने के लिए, फ्लावर्स, वो सब अभी यहाँ पर नहीं है। वो सब अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। और लोकल लेबर जो होते हैं किसी भी जगह, महाराष्ट्र की बात नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी जगह पे लोकल लेबर्स वो सबसे ज्यादा चार्ज करते हैं और कम काम करते हैं, ज्यादा समय लेते हैं, कम काम करते हैं और ज्यादा पैसा भी लेते हैं। तो इसके पहले आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े कारपेंटर्स हैं या फिर डेकोरेशन है, वो सब चीजें कौन करता था? कि जो बाहर से लोग आते थे ना काम करने के लिए, वो लोग करते थे। अब वो नहीं होगा। अब आपको लोकल के लोग चाहिए और उसके बाद वो महंगे हो जाएंगे, तो आपका स्टेज डेकोरेशन महंगा हो जाएगा, कैटरिंग महंगी हो जाएगी आपकी। तो आपको देखना क्या है कि आप जिसके लिए भी शादी कर रहे हैं, मतलब आपकी शादी हो रही है खूबसूरत, पर उसको जो संयोग के रखने वाला है, चाहे वो वेडिंग एल्बम हो, फोटोग्राफी हो, प्री वेडिंग हो, और बाद में आप हजारों लोगों को दोबारा बुला के खाना खिला सकते हो एज ए रिसेप्शन, बट आपकी शादी एक ही बार होने वाली है। और आप पंडित जी को खुश करिए, फोटोग्राफर को खुश रखिए, क्योंकि पंडित जी पहली और आखिरी बारी करेगा आपकी शादी, फोटोग्राफर भी आपको पहली और आखिरी बारी वेडिंग आपको कवर करके देगा। लोगों को खाना आप बाद में भी खिला सकते हैं। पर जो शादी के फोटोज हैं, जो शादी के दिन खर्चा होने वाला है, उसमें खर्चा कीजिए आप। और मैं और आपके जो भी अगर मित्र परिवार है या पूरी इंडस्ट्री, आप, क्योंकि मैं आपको एक अलग नजरिए से देख रहा हूँ, मैं आपको एज ए क्लाइंट देख रहा हूँ और मैं एक प्रोफेशनल देख रहा हूँ। तो मैं आपके थ्रू सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका वेडिंग बहुत धूमधाम से कीजिए, उसमें कहीं भी संकोच मत कीजिए। और एक वेडिंग फोटोग्राफर के नाते वेडिंग फोटोग्राफी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये मेरा प्रोफेशन है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उसकी वैल्यू मुझे पता है। जिंदगी का एक प्रीशियस मोमेंट होता है ये शादी। सर एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, सॉरी जी, लेकिन मैंने आज तक शायद किसी सेशन में भी नहीं कहा है। देखिए, कई बार ये बोला जाता है यार क्या शादी का फोटोग्राफर है, या फिर अरे शादी का फोटोग्राफर, मतलब कई फोटोग्राफर भी रहते हैं जो फैशंस, प्रोडक्ट्स या कमर्शियल शूट्स, बाकी अदर शूट्स करते हैं, वो शादी का फोटोग्राफर। मुझे बताइए, जो भी इस अंदाज से बात करता है कि अरे शादी का फोटोग्राफर है, मतलब एक रेगुलर टाइप ऑफ, उन्होंने अपने शादी में फोटोग्राफर नहीं रखे थे क्या उन्होंने एक अच्छा क्रिएटिव फोटोग्राफर नहीं ढूंढा उस वक्त, अच्छा ब्रांड नहीं ढूंढा? कितना भी बड़ा स्टार रहे सर, अभी जैसे अंबानी वेडिंग हुआ, इतना बड़ा एशिया का लार्जेस्ट या वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेडिंग हुआ, तो उन्होंने सबसे बेहतर फोटोग्राफर्स चुने। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि भाई ये मेमोरीज तो ये मेमोरीज ही तो आगे है। रख दीजिए सर। ओके, ट्रॉफी मेमोरीज ही आगे है कि जहाँ पे वो जितना भी खर्चा करेंगे उस दिन में, वो लाइफ टाइम कहाँ पे देखेंगे। तो ये जो कई बार बातें होती है ना कि यार शादी का फोटोग्राफर मतलब एक रेगुलर टाइप ऑफ ही, हाँ, इसमें फोटोग्राफर्स ने, वेडिंग फोटोग्राफर्स ने सोचना जरूरी है। अभी बहुत वेल एजुकेटेड फोटोग्राफर्स आ गए और जो एक रेगुलर फॉर्मेट में आज तक काम कर रहे हैं, कुछ 20-25 साल से एक ही फॉर्मेट, एक ही पोज, एक ही तरीका, उन्होंने खुद को चेंज करना जरूरी है। अगर आगे आपको अगर इस इंडस्ट्री में कंटिन्यू करना है, अच्छा क्रिएटिविटी से अगर कॉम्पीट करना है, ना कि कुछ अलग सोच से, क्रिएटिविटी से कॉम्पीट करना जरूरी है, अपने आप डेवलप करना जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, तो डेफिनेटली ये एक माहौल चेंज हो सकता है। क्योंकि हाई प्रोफाइल वेडिंग्स आज तो हम एक मिडिल क्लास और मिडिल हाई क्लास लोग 50-100 लोगों में वेडिंग करने लगे, लेकिन हाई प्रोफाइल वेडिंग्स तो पहले से ही 50-100 लोगों में होती आई है और सबसे ज्यादा हाईएस्ट पैकेजेस तो वहीं पे बनते, राइट? तो ये सोच पहले करनी पड़ेगी कि आपको कहाँ पे कितना, किसको वैल्यू देना है और क्या महत्व रखना है। सब कुछ जरूरी है, तो सब कुछ में फोटोग्राफी भी उतना ही जरूरी है। यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, बहुत ही
आप बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं इसे, कि ये जो डिजिटल टूल्स आए हैं, जैसे ऑनलाइन टूल्स है, बहुत सारे टूल्स है, मैं अभी इसमें मंच में नाम नहीं ले सकता, लेकिन हाँ आपने देखे होंगे, जैसे ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसे हम कर रहे हैं अभी, वैसे आप ट्रेनिंग भी देते हैं। मैं अपने व्यूवर्स को ये भी बताना चाहूंगा, अगर आपको वेडिंग फोटोग्राफी सीखना है, सो पुणे में अगर आप हो तो विवाह फोटो स्टूडियो एंड रिस्पेक्ट फाउंडेशन के ओनर सचिन बोर सर का कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में दिया गया है पहले से ही, वहां पे जाइए, चेक कीजिए, आपको पता चलेगा। अगर आप नागपुर में हो तो मैं नन अदर देन के गणेश सर को ही रिकमेंड करूंगा हर बार, हर टाइम पे, कि आपको अगर वेडिंग फोटोग्राफी सीखना है, वीडियोग्राफी सीखना है, तो सर से अच्छा कोई नहीं है नागपुर में। ओके, सो सर क्या डिजिटल टूल से कुछ फर्क पड़ा है? मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि डू ऑनलाइन टूल्स विल बी द अपॉर्चुनिटी और द थ्रेट to the wedding industry or to the photographer and videography industry, and if yes, then why? So starting with you, Ganesh sir. Yes. सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन के थ्रू ये ऑक्सीजन बन गया है मेरा। मतलब इस 6 months में ऑनलाइन एजुकेशन ये ऑक्सीजन के जैसे मेरे लिए काम किया है, क्योंकि इसके पहले कभी भी हम लोग ऑनलाइन सेशंस में कभी जाके हमने रेगुलर ट्रेनिंग्स नहीं दिया था, और क्योंकि बिलीफ सिस्टम भी नहीं था उतना। पर जब तक क्या होता है कि जब तक हम उस चीज में जाते नहीं है तब तक हमको उस चीज की जानकारी मिलती नहीं है। मतलब पानी में जब तक जाते नहीं तो उसकी गहराई समझते नहीं। तो जब ऐसी सिचुएशन आई कि ऑनलाइन के थ्रू सोचा गया कि क्योंकि मुझे रोज काम करने की आदत है। यस सर, और मुझे रोज अगर मेरा नॉलेज शेयर करूं तो ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। तो मैंने इस कोविड-19 की सिचुएशंस में बहुत सारे लाइव सेशन, फ्री लाइव सेशंस किए हमने। सचिन सर, मैं, रिस्पेक्ट अभियान, टोटल मतलब कंटिन्यूसली एजुकेशनल जो सेशंस हैं हमने स्टार्ट किए, और उस पे प्रैक्टिस भी हुई, और वहां पर समझ आ गया कि नहीं, ऑनलाइन में भी इंटरेक्शंस होते हैं और ऑनलाइन में भी रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि एक बिलीफ था, गांव का हूं मैं, और तो वो बिलीफ था कि भाई ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, ऑनलाइन नहीं समझा पाऊंगा या नहीं सीख पाएंगे। तो उस मिथ को वहां पर गलत माना गया, और जब हमने ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किया तो फ्री एजुकेशन स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ गई, मैं दिल से कभी भी नहीं चाहता था कि मैं पेड सेशन लूं ऑनलाइन में, बट हमने पेड सामने से डिमांड आने लग गई कि सर हमको 1 डे नहीं 5 days का 10 days का हमको सेशन दीजिए, वी आर रेडी टू पे। तो उसके वो अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, तो मैंने सेशन स्टार्ट किए, और सच बोल रहा हूँ कि आज भी वो स्टूडेंट्स मेरे से दिल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इंटरेक्शन होता गया और मैं कंटिन्यूसली ऑनलाइन सेशंस लेता गया। इवन इंडिया में और इंडिया के बाहर के भी मेरे कुछ क्लाइंट्स थे जो उनको सेशंस में 1-to-1 का सेशंस मैंने दिया। तो उस दौरान उसके थ्रू, ऑनलाइन थ्रू, मुझे मेरी कुछ इनकम भी हुई जो सरवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। और उस समय पे तो थी, बट आज लगभग मार्केट थोड़ा बहुत खुला है। पर ऐसे सिचुएशन में ऑनलाइन इज अ बोनस फॉर मी। आज भी मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, आज भी उसके नुकसान अगर मैं बोला जाए तो नुकसान मुझे नहीं लगता है कि सुशांत जी मेरे लिए कुछ हुआ है, क्योंकि मुझे तो हमेशा बेनिफिट ही हुआ है ऑनलाइन थ्रू, क्योंकि ऑनलाइन थ्रू ही सचिन बोर सर को जानता हूँ मैं, ऑनलाइन थ्रू ही आपको जानता हूँ। सर मैं एक और इसमें एक थ्रेड मैं बोलना चाहूंगा जो मुझे लगता है जो हमारी इंडस्ट्री में हुआ है। इन डिजिटल मार्केटिंग क्या हुआ है ना, एक क्वालिटी, जैसी आपको पता है कि वीडियो एंड फोटोग्राफीज एंड वेडिंग फोटोग्राफीज वीडियोग्राफीज में क्वालिटी होता है, एक मोमेंट कैप्चरिंग कर रहे हैं, जैसे सर आप सभी हम डिस्कस कर रहे थे अभी, वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग इज माय पैशन। ओके, और इसका क्वालिटी एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। एक बंदे को अगर मैं अच्छे से सिखाऊंगा नहीं तो वो आगे जाके क्या बिजनेस करेगा अपना। अगर मैं उसको कुछ भी सिखा रहा हूँ तो वो जो मैं कचरा दूंगा वो कचरा वहां पे आगे फैलाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हमारे डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी ये अपॉर्चुनिटी हमें आई है कि हम ऑनलाइन पढ़ाएं। यस, हम ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, हम क्लासरूम ट्रेनिंग भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जो थ्रेट देखा है ना सर, वो ये है कि अगर बहाव में वो सारी चीजें जा रही है तो क्या बोलते हैं कि वो
गंगा बह रही है, 2 मटके पानी के ले लो। वैसे ही नहीं क्या, कुछ लोग आते हैं मार्केट को बिगाड़ने के लिए, जैसे 100 रुपए में डिजिटल मार्केटिंग दे दिए, 200 रुपए में डिजिटल मार्केटिंग दे दी। उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था, जो अभी डार्क साइड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है मेरा। व्यूअर्स आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। मैंने डार्क साइड बताए हैं कि अगर आपको 100 रुपए 200 रुपए में पढ़ना है तो फेसबुक और गूगल तो फ्री में ट्रेनिंग देता है, उससे पढ़ लो। आप समझ रहे हैं? सो मैं इस थ्रेड की बात कर रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी तो यस सर, डेफिनेटली। अगर आपको रीच मिल रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन टूल्स आर द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी वी ऑल हैव टुडे। आज इंटरनेट, आज 29 नवंबर है, आज ही इंटरनेट फाउंडेशन दिवस भी मनाया जाता है। मैं सभी को बधाई भी देना चाहूंगा। इंटरनेट फाउंडेशन आज हुआ था, आप जरूर जाके इंटरनेट का स्क्रॉल कर सकते हैं। 29 नवंबर है आज। सो सर, क्या थ्रेट, ऐसे थ्रेट आपको आपकी इंडस्ट्री में दिखाई दिए हैं, मैं वो बात करना चाहता हूँ। अपॉर्चुनिटी तो है डेफिनेटली। यस, एजुकेशन में सर मेरा बिलीफ सिस्टम कुछ अलग बोलता है। क्योंकि हम लोग एजुकेशन को कभी भी उसके फीस से कभी भी हम कैलकुलेट नहीं करते सर। क्योंकि बहुत सा एजुकेशन ऐसा है कि जो मैंने फ्री लिया है वाया यूट्यूब, वाया एक्सपर्ट्स। तो वहां पर जहां पर कहीं पर भी अगर एजुकेशन के बारे में बात किया जाए तो एजुकेशन पैसे से नहीं गिना जा सकता है कभी भी। क्योंकि मैं जो कोर्स पढ़ाता हूँ, हो सकता है अगर मैं 25,000 मेरा फीस है तो सेम कोर्स कोई 2,50,000 में भी पढ़ाते हैं। तो उसके लिए मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो शायद मैं गलत हो सकता हूँ। उनके नजर से अगर मैं देखा जाए तो मैं शायद कुछ गलत हो सकता हूँ। अब मेरे और भी अगर कोई व्यक्ति देखता हूँ कि मुझे 5,000 रुपीज ले रहे हैं, तो मुझे कभी भी ये संकोच नहीं होना चाहिए कि ये क्यों 5,000 ले रहे। इम्पोर्टेंट इज दैट कि वहां पर जाने वाला व्यक्ति कुछ सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। हाँ, अगर कोई पैसे ले रहा है और सिखा नहीं पा रहा है तो वो एथिक्स के खिलाफ है। मैं वो मानना चाहता हूँ कि अगर कोई फीस ले रहा है और उसको वो बेवकूफ बना रहा है या कुछ भी नहीं दे रहा है, दैट इज रॉन्ग। और ऐसा फ्रॉड सिस्टम होता है ऑनलाइन में। यस सचिन सर बोलिए। सचिन सर, कुछ पॉइंट्स मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मैंने भी एक्सपीरियंस लिया अभी ये 6 महीने में, अभी भी ले रहा हूँ एक्चुअली, कि जैसे ऑनलाइन पर भी है, ऑनलाइन ही नहीं कहूंगा सिर्फ मैं, ऑनलाइन के तो कई बेनिफिट है। एक बेनिफिट मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मुझे सपोज पहले कोई नागपुर में अगर मैं वेडिंग फोटोग्राफी के लिए आता था, या फिर औरंगाबाद में जाता था, मुंबई में जाता था, या नासिक में, अदर सिटीज में, पुणे छोड़ के, तो एक तो कभी पूरे फैमिली को मेरे स्टूडियो विजिट करना होता था कि भाई फोटोग्राफर फाइनल करने, या फिर एक विजिट मुझे उनके घर पर करना पड़ता था बाहर जाके। आज ये ऑनलाइन का मुझे बहुत बेनिफिट मिल रहा है कि जैसे हम आज तीनों एक साथ हैं, आप दोनों नागपुर से और मैं पुणे में बैठ के आज हम लोग एक प्रॉपर बातें कर रहे हैं, राइट। तो यही बात हम लोग वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए भी बहुत बेनिफिट दे रहे हैं अभी, कि अगर पुणे में ही है, लोग बिजी रहते हैं, तो उस वक्त हम लोग ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा एक कौन है, क्या है, किस तरीके से है, वो एक दूसरे के थॉट्स शेयर कर सकते हैं। तो एक मीटिंग इजी हो गया ऑनलाइन का। ये मुझे वेडिंग फोटोग्राफर के प्रोफेशन के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है। और रही बात सीखने वाली सर, मैं थोड़ा इस पर बिलीव करता हूँ कि बहुत चीप रेट में और बहुत ही छोटा सा कुछ नॉर्मल कॉस्टिंग रखकर एक क्वांटिटी वाइज अगर बल्कि अगर कुछ कोई देना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे लगता है उतना क्वालिटी मेंटेन करना डेफिनेटली मुश्किल होते रहेगा। क्योंकि हम खुद सर यहाँ पे बेबी शूट्स के भी, न्यूबॉर्न बेबी शूट्स और इसके भी वर्कशॉप्स यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं, और उसका 2 दिन का 25,000 रुपए फीस जब हम लोग बताते हैं किसी को, तो वो वहीं पर ही उसकी मानसिकता चेंज हो जाती है। बाप रे, 25,000, उससे अच्छा भले तो मैं प्रॉप्स खरीदता हूँ और मेरा काम शुरू हो जाएगा। तो हम उन्हीं को ही एजुकेट करना चाहते हैं जो सीरियस है, राइट। अगर कोई अगर इतना फीस देकर अगर सीख रहा है, उसका मतलब वो उस प्रोफेशन में सीरियस है। अगर वही चीज 500 रुपए में मिल जाए तो आके एक बार ट्राई करके देखेगा। इंडस्ट्री शायद, मुझे डर है कि वो थोड़े खराब हो जाएगी। मतलब कोई भी ऐसे किसी भी अकॉर्डिंग काम करने लगेगा तो वो नहीं होना चाहिए, उसका एक महत्व होना चाहिए। अगर वो डेडिकेशन के साथ अगर और प्रोफेशनल ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के साथ अगर वो एक अपने आप को प्रोफेशनल फोटोग्राफर के तौर पे आगे लेके आता है, तो वो खुद का वैल्यू रखेगा, वो
इंडस्ट्री कॉस्टिंग वाइज या जो जहाँ पे रेट्स वाइज बहुत दिक्कतें आती है सभी को, वहां पर भी वो कचरा नहीं करेगा। अदरवाइज वो कई बार ये सोच रहती है सस्ते में मिल गया ना, छोड़ दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसको कुछ तो उसके लिए एफर्ट्स लगे, उसके एक महत्व लगे। मुझे लगता है ये एक मायना रखता है। देने वाला अगर कितना भी सच्चे दिल से रहे, लेने वाले की भावना क्या है। लेने वाला अगर उसको एजुकेशन ना पकड़ के अगर सिर्फ 100 रुपए पकड़ के चले तो उसकी भावना बहुत छोटी रहती है। तो छोटी भावना से वो कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएगा। वो अपने आप को ही छोटा मानता है उसमें कि चलो 100 रुपए में क्या है, गया तो गया, राइट। मुझे लगता है कि थोड़ा उसमें कुछ ये होना चाहिए और उसका असर डेफिनेटली अपने प्रोफेशन पर मैंने देखा है होते हुए, क्योंकि मैंने मेरी वाइफ प्रियदर्शनी ने जब और बैंगलोर में जब सेशन किया, 2 डेज का सेशन था ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट की, तो हम लोगों ने 52,000 रुपीज पे किए थे 2 दिन के सेशन के लिए। लेकिन सर मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब हम लोगों ने उस तरीके से सेशन लिया तो वो कितना क्यों चार्ज कर रहे थे, क्योंकि इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, इतना सालों का तजुर्बा है, वो उन्होंने 2 दिन में जितना बताया, डेफिनेटली सीखने वाला सीखता है सर। कोई 100 रुपए में भी सीखता है, कोई लाख रुपए में भी सीखता है, राइट। और दोनों तरीके के लोग होते हैं। जैसे वो कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स उसने प्रॉपर फोकस किया, डेडिकेटेडली काम करने लगी, एक प्रोफाइल चेंज हो गया। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोगों ने 2 दिन के लिए 52,000 रुपीज वहां पे इन्वेस्ट किए, वो इन्वेस्टमेंट है वो, तो उससे कई अमाउंट हम लोगों ने एक साल में कमाई भी, और हम लोगों में डेयरिंग आई क्योंकि नॉलेज बढ़ा कि भाई एक का 52,000 रुपीज ले सकते हैं, राइट। अगर मैं वही 500 रुपए में सीखने जाता तो 500 रुपए वाला ही मुझे मिलता था ना। तो यहाँ पे रखता हूँ कई बार कि देने वाला किस तरीके से लेता है। देने वाला शायद बहुत प्रामाणिक रहे, उसको 100 रुपए में भी बहुत कुछ देना है, लाख रुपए का। लेने वाला 100 रुपए के अकॉर्डिंग लेगा तो वो 100 रुपए का ही उठाएगा उसमें से। सो यहाँ पे एक और मैं व्यूअर्स से बोलना चाहूंगा, एक करेक्शन है, 29 नवंबर बोल दिया मैंने, वो 29 अक्टूबर था। थोड़ा सा गलती हो जाती है। यूनिटी डे भी है सर, राइट। आज नहीं सर, आज से 1-2 दिन बाद शायद यूनिटी डे है। ओके, हाँ, इसी एक दिन आगे पीछे यूनिटी डे है, इसलिए मैंने आप सभी को, आप दोनों को इनवाइट किया था इस मंच में। रिस्पेक्ट फाउंडेशन is the greatest example I have saw in unity wise। ये एक फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स का एक यूनिटी, एक मंच में आपने लाए सभी को और डिस्कस किए। ये होना चाहिए सर, ये होना चाहिए। मैं तो ये भी समझता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग के हमारे क्षेत्र में भी हम करेंगे, जल्दी करेंगे, कि एक जगह पे एक मंच पे लाए और सॉल्यूशन के ऊपर बात करें कि प्रॉब्लम्स क्या है। जैसे आपने बहुत अच्छे से उस वक्त उस मंच में बताया था कि, और आप बता भी रहे थे कि फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स को क्या प्रॉब्लम आती है, क्या फेस कर सकते हैं। कितना अच्छा सेशन था वो नांदेड़ का, जिसने भी वो सेशन देखा होगा उसको कितना ज्यादा नॉलेज मिला होगा, और आप रेगुलरली इसे कर भी रहे हैं, तो मैं आपको बधाइयां भी देना चाहूंगा सर। लास्ट में लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस होल शो इज कि व्हाट विल बी योर सजेशन टू आवर व्यूअर्स। जो अभी व्यूअर्स है, ये व्यूअर्स जो है ये एक एंड यूजर भी है आपके, एंड प्लस आपके फोटोग्राफर्स वाले मित्र भी है। सो दोनों ही व्यूअर्स है हमारे पास में। सो आपके सजेशन क्या होंगे सर एंड ऑफ दिस सेशन, फ्यूचर ऑफ वेडिंग फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स आफ्टर दिस पैंडेमिक। सो लास्ट क्वेश्चन एंड अप टू यू सर। गणेश सर, आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है सर कि जो अभी बादल है अभी, ये जल्दी नीले आसमान में तब्दील होने वाले और लगभग हो ही चुके हैं। सूरज की किरणें सभी तरफ उसी तरह से फैल गई है, और धीरे धीरे उतनी उत्साह और उतने ऊर्जा के साथ जितना भी आपने आराम कर लिया अभी 5-6 महीने, उस में आपने एनर्जी जमा किया है। आप चार्ज हुए हैं, और आने वाले दिनों में आपको अभी तक जो भी कर रहे थे उससे 4 गुना खूबसूरत करना है। तो मैं जितने भी वेडिंग फोटोग्राफर्स दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, भाई हैं, उन सभी को ये मेरा एक संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाले दिन बहुत खूबसूरत है, और आपको बहुत ज्यादा लगन के साथ, आपको एनर्जी के साथ और बहुत निष्ठावान बन के आपको लोगों को सेवा करना है। और उनके शादी में जो भी आप शूट करेंगे फोटो, उसको इतना खूबसूरत शूट कीजिए कि उनको हमेशा ये जो 6 महीने कभी याद ना आए, और इस 6 महीने की वजह से शायद इतनी खूबसूरत फोटोग्राफी हुई ऐसा वो फील करे। तो इतना सभी ने, मेरे सभी दोस्तों ने करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर इस वंडरफुल सजेशन के लिए। सर
आपसे जानना चाहूंगा आपके कुछ सजेशन व्यूअर्स के लिए हमारे। मैं ये कहूंगा कि अभी 6 महीने में हम लोगों ने कई सोच माइंड में आई है और उस तरीके से अपने आप को बदलने के लिए प्रयास भी किया है। मैंने अभी एक बहुत अच्छी यहाँ पे खुद को अपडेट किया कि मैं के गणेश सर का ऑनलाइन फोटोशॉप का क्लास किया हूँ और उसके बाद मैं ज्यादातर फोटोशॉप में बहुत डिटेलिंग नहीं करता था। उसके बाद मेरा प्रोफाइल चेंज हो गया है। सो थैंक यू सो मच के गणेश सर कि ऑनलाइन से भी हम लोग सीख सकते हैं। सीखने की भावना चाहिए और देने वाले की भावना हमेशा प्योर होती है, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि कोई देने वाला जो चीटर है वो तो उनको मैं मेंटोर मानता ही नहीं। और वो उनको क्योंकि मेरे पिताजी टीचर रहे हैं तो मैंने शिक्षक जो होते हैं उनको नजदीक से मैं देखा है। तो शिक्षक हमेशा प्योर होता है, उसको हर एक को समान देता है। वो कभी ऐसा होता नहीं कि इसको कम दिया इसको ज्यादा दिया। लेने वाला किस भावना से लेता है। मैंने बहुत कुछ लिया है और सर मेरे अभी गुरु है। तो ये मेरे लिए एक पैंडेमिक सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा। लेकिन इसी के साथ मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, सजेशन नहीं, एक जस्ट बात रखनी चाहता हूँ कि ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उस पर खुद को प्रमोट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अगर बिजनेस नेक्स्ट स्टेप लेके जाना है। और अपने आप को पहले बनाइए, बेहतरीन वर्क जो है वो प्रेजेंट कीजिए। डेली वहां पे प्रमोशन होना जरूरी है। हमारा अगर गैप होता है, जैसे टीवी पर टीवीसी जो होती है, जैसे अगर किसी भी प्रोडक्ट की एड अगर एक दिन नहीं आती तो दूसरे दिन लोग उसको भूलने लगते हैं या उसका कंज्यूमर्स पर भी असर होता है। तो हम अपनी कला को प्रदर्शित करते रहे। डेफिनेटली जहां पर सब प्रिकॉशंस लेकर, सब सिक्योरिटी, सब जो भी है ऑनलाइन सिक्योरिटी, उसको संभलते हुए हम खुद को प्रमोट करते रहे। मैक्सिमम क्रिएटिव काम पर फोकस करें क्योंकि रेगुलर काम करने वाले तो बहुत है। अभी जिनको रेगुलर रहना है, एवरेज रहना है वो रहे। जिनको कुछ एक स्टेप आगे लेना है, कुछ सपने देखना है, तो वो सपने पूरे करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो ऑनलाइन ये कीजिए। और मैं ये कहूंगा कि बिजनेस अपने जगह रहेगा, डील अपने जगह रहेगी, नॉर्मल लोग रहे या कोई प्रोफेशनल्स रहे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते रहिए। ये रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटे बच्चों को भी चाहिए जितना कि बूढ़े को भी। जहां पे रिस्पेक्ट चला जाता है सर, वहां पे एक्चुअली उस इंसान की लाइफ लिटरली वो खुद को जीरो मानने लगता है। तो ये रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। एक मिनट, हाँ बोलिए सुशांत जी मैं और एक बात बताने वाला था कि जैसे अभी तक जितना भी मैं पॉपुलर हुआ हूँ या फिर मेरे कुछ फैंस फ्रेंड्स जो भी है वाया इंटरनेट जो भी बने, तो वो मैं कहीं भी सीखा नहीं था, मैं खुद से ही कर रहा था। तो खुद से करके अगर मैं यहाँ तक भी पहुंच पाया हूँ तो इसमें ऑनलाइन इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम इसका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। बट मैं आपको आप मेरे गुरु हैं, आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि आज से 6 महीने के बाद मेरे पूरे प्रोफाइल में बदलाव होगा और मैं ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगा। ये मेरा विश्वास है अगर आपका साथ मुझे रहा तो मैं हम है यहाँ पे। जी। और मैं सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि आपको एक मंच मिला है जहां पर आप ऑर्गेनिक रूप से लोगों तक पहुंच सकते हैं, अपना काम शेयर कर सकते हैं। और जो कि मैंने किया है और मैंने उसका अनुभव भी किया है। मैं मेरे हर क्लास के हर स्टूडेंट्स को और बैच के स्टूडेंट्स को ये सजेशन देता ही रहता हूँ कि बट मैं बिना सीखे कर रहा था। तो मैं अभी सिर्फ मैंने 5 ही दिन हुए ज्वाइन किए। जो मैं 10 साल से मैं कर रहा था, उस 10 साल में नहीं जो सीख पाया, आज मैं 5 दिनों में ही उसके बारे में जानकारी मुझे, जैसे कल का सेशन रहा तो मेरे को आज तक का सबसे बेस्ट सेशन वो मेरे लाइफ का था, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। तो मैं सभी से ये सजेशन मतलब बोलना चाहता हूँ, सभी को, इवन सचिन बोर सर को भी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सभी ने डिजिटल मार्केटिंग जरूर सीखनी चाहिए। बिल्कुल सर, हम तो रिस्पेक्ट अभियान के माध्यम से सर का एक कोर्स ही ले लेते हैं, जहाँ पर जितने भी रिस्पेक्ट के माध्यम से जुड़े हुए अपने सभी परिवार के मेंबर्स है, जो करना चाहे तो बस सर एक ऐसा ऑनलाइन सेशन हम लोग प्लान करते हैं। एक दिन का नहीं, पूरा कोर्स प्लान करते हैं कि जो जहाँ पे जुड़ना चाहे एक प्योरिटी के साथ। रिस्पेक्ट को भी कोई डील नहीं करता है सर, दिल से होता है जो भी होता है, तो दिल से करेंगे, कोई डील नहीं रहेगी। डील जो भी आपकी और डायरेक्ट एंड जो रहेंगे, रिस्पेक्ट सिर्फ एक माध्यम रहेगा, क्योंकि रिस्पेक्ट के नाम से करेंगे तो एक मन में भावना अलग होती है।
तो डेफिनेटली हम लोग उस पर जल्दी ही मीटिंग करके आपके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। थैंक यू। बस मैं एक कंक्लूजन दे दूं मित्रों को, अपने व्यूअर्स को, अपने दोस्तों, आज हमने कितना प्यारा सेशन किया, कितनी प्यारी प्यारी बातें हुई, जहां पे हमने देखा कि फ्यूचर ऑफ वेडिंग फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स आफ्टर दिस पेंडेमिक, क्या होने वाला है फ्यूचर। जहां पे हमारे साथ मंच में थे के गणेश सर, हमारे साथ मंच पे थे सचिन भोर सर। ओके, उनकी ये वेबसाइट है जो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आप जरूर जाके चेक कीजिएगा, keganesh.com एंड vivaphotos.com। आज का जो एजेंडा था हमारा, जिसमें हमने बहुत सारे डिस्कशन किया, जहां पे ऑनलाइन टूल्स के बारे में हमने देखा, वेडिंग फोटोग्राफर बिफोर एंड आफ्टर दिस पेंडेमिक हमने देखा। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस है, उसका हम आंसर बखूबी हर एक चैनल में देंगे, जहां पे ये वीडियो फेसबुक में, आईजीटीवी में, यूट्यूब में रहने वाला है। एंड गो वॉच दिस वीडियो ऑनलाइन एंड एनी प्लेटफॉर्म, अगर आप मिस कर देते हैं पूरा सेशन फिर भी। सो दोस्तों, लास्टली मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि वेडिंग एक ब्यूटीफुल मोमेंट है आपके लाइफ का, और अगर आप इसे खास तौर पे जिएंगे, और वो मोमेंट जो कैप्चर होते हैं, वो वेडिंग फोटोज जो होते हैं, वो मोमेंट्स होते हैं, वो आपके प्रीशियस मोमेंट होते हैं। तो दोस्तों, उसे ना गवाइए कुछ पैसों के लिए या फिर कुछ आनाकानी के लिए। सो जैसे सर ने बोला, दोनों ही हमारे गेस्ट ने बोला कि ये प्रीशियस मोमेंट है, ये क्वालिटी मोमेंट आप शेयर करने वाले हैं अपने पूरे परिवार में, अपने बच्चों को भी बताने वाले हैं फोटोज के जरिए, वीडियोस के जरिए। तो दोस्तों, आज का ये शो मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा, और हमारे सभी गेस्ट को, हमारे दोनों गेस्ट को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एंड we will break up with this corona and we will fight back and grow our business and career. So thank you very much. Good night. Thank you. Good night. Thank you. Good night. Thank you. Good night.